दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का हमारी गोल्डन एरा एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं इस कोरोना काल में आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि हमारा क्लास चल रहा है संविधान एवं राज्य व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, और उसमें अभी तक धीरे धीरे हम टॉपिक को कवर करते हुए प्रेमबल तक कवर कर चुके हैं, प्रस्तावना तक कवर कर चुके हैं। और अब जो है हम संघ राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, भाग 1 पार्ट 1 आर्टिकल 1 से 4 तक का अब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। इसके बाद जो है भाग 2 में नागरिकता, इसके बाद भाग 3 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, भाग 4 जो आएगा नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 का पार्ट 4A मूल कर्तव्य। ऐसे ऐसे करके संघ राज्य, संघ क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे बढ़ते हुए हम अपने सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ लिख भी दिया है, आज का हमारा जो सेशन चलेगा, जो लेक्चर होगा, वो इस टॉपिक पे होगा, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो इसके बारे में आइए कुछ चीजें देख लेते हैं। तो अगर इसकी शुरुआत हम करते हैं तो कुछ चीजें में बांट के, इसको डिवीजन में करके देखिए। पहला क्या है? पहला है संवैधानिक प्रावधान। संविधान जब बनाया गया था तो इसमें क्या इसके लिए प्रावधान किए गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ठीक है। जब संविधान बन गया तो उसके बाद भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की फिर मांग चलने लगी। संविधान बन गया था उसी दौरान ही, या कह सकते हैं कि संविधान जब निर्माण की प्रक्रिया चालू थी उसी दौरान ही भाषा के आधार पे जो है मांग, अलग राज्य की मांग उठ गई थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि राज्यों से संबंधित जो आयोग, राज्यों के गठन से संबंधित जो आयोग थी, राज्यों के गठन से संबंधित समितियां, कौन कौन सी समितियां थी, क्या उसके रिकमेंडेशन थे, क्या बातें थी, वो चीजें हम यहाँ देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जब ये समितियां बनी, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया, तो उस आधार पे कितने राज्य बने, किस प्रकार के राज्य बने। तो एक तरीके से कह सकते हैं राज्यों का क्रम देखेंगे। और उसके बाद इसी में, अलग से नहीं, इसी में हम क्षेत्रीय परिषदें देखेंगे। रीजनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषदें क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कौन इसका अध्यक्ष होता है, कौन इसका उपाध्यक्ष होता है, तो ये बातें हम यहाँ करेंगे। तो संवैधानिक प्रावधान अगर हम शुरू करते हैं तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि संविधान निर्माताओं ने किया क्या। तो संविधान निर्माताओं ने इसको जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र को एक जगह दे दी, पार्ट में, भाग 1 में रखा, पार्ट 1 में, और आर्टिकल जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक में, 1 से 4 तक में इसकी व्याख्या रखी। अब इसमें देखते हैं, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि आर्टिकल 1 में है क्या। जैसा कि ये सर्वविदित है, सभी जानते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा हुआ होगा कि आर्टिकल 1 में लिखा गया है, कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया, या इंडिया अर्थात भारत, अर्थात इंडिया, सॉरी हिंदी में ही था, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहां ध्यान दीजिएगा, राज्यों का संघ होगा। अब इस चीज को ध्यान दीजिए, इसके 2 अर्थ निकलते हैं। भारत की हमारी जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, संविधान निर्माताओं ने उसको फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब संघीय संरचना के ढांचे में ढाला हुआ है। लेकिन पूरे संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का यूज नहीं है, बल्कि प्रारूप समिति ने संघ शब्द का यूज किया है। यहां देखिएगा, संघ शब्द का यूज किया गया है। अब इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब इस संघ शब्द यूज करने के 2 अर्थ निकलते हैं। पहला कि भारत जो है राज्यों का संघ है, भारत इन राज्यों को कोई समझौता नहीं होगा कि समझौता कर लिया गया, संघ बना दिया गया, नहीं, किसी समझौते का परिणाम हमारा संघ नहीं होगा। पहला अर्थ ये निकलता है। दूसरे अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो इन इकाइयों को या इन राज्यों को हमारे संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है।
तो राज्यों का संघ का दो अर्थ निकला, संघ शब्द की जो है यूज किया गया है तो दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ हमने बताया कि राज्यों से समझौता नहीं होगा, ये किसी समझौते, हमारा संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरा आता है कि संघ से राज्यों को निकलने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। तो इसके आर्टिकल में ये लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहाँ दो चीजें हैं, भारत और इंडिया, तो दोनों, कई लोग थे उन्होंने कहा इंडिया रखते हैं, कई लोगों ने कहा नहीं इसका नाम भारत भी रखते हैं। तो चूंकि संविधान निर्माण हो रहा था तो हमारे नए भारत की तस्वीर लिखी जा रही थी, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारा जो कल्चर है, सामाजिक व्यवस्था है, हमारा जो भारतवर्ष के नाम से जाना जाने वाला उपमहाद्वीप है, उसको ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने कहा कि नहीं इसका नाम भारत भी होना चाहिए। और अभी आजकल चर्चा में भी है कि अब इसका नाम संविधान में सिर्फ और सिर्फ भारत होना चाहिए, इंडिया निकाल दिया जाए। अब ये राज्यों का संघ होगा तो इसमें आते क्या क्या है सॉरी, जब हमने आपको शेड्यूल पढ़ाया था तो फर्स्ट शेड्यूल में जो है संघ राज्य क्षेत्रों की बातें कही गई है। तो जो फर्स्ट शेड्यूल में, फर्स्ट या पहली अनुसूची में जो भी राज्य आते हैं वो राज्यों के संघ में आएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा यह है कि भारत जो है एक स्वतंत्र देश है, तो अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार विदेशी राज्यों को भी अर्जित भारत कर सकता है। तो एक तो आएगा कि हमारा जो भारत है वो ये आपका अनुसूची एक में जो वर्णित है, जो भी राज्य वर्णित है, संघ वर्णित है, टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, सभी का मिला के एक संघ होगा। और दूसरा होगा कि ये राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में जो राज्य क्षेत्र आते हैं, जो संघ राज्य क्षेत्र आते हैं वो भी होंगे, और ऐसे अन्य क्षेत्र जिन्हें भारत कभी भी अर्जित कर ले या जीत ले या विजित कर ले, जैसे एक तरीके से कह सकते हैं सिक्किम। आर्टिकल जब 2 पढ़ेंगे तो सिक्किम की बातें आएंगी। तो आर्टिकल 1 हो गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये राज्यों से समझौते का परिणाम नहीं है, एक अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ ये हो गया कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। क्या क्या आते हैं, पहली अनुसूची में जो भी वर्णित है संघ राज्य क्षेत्र वो आएंगे, ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत कभी भी अधिग्रहित कर ले। तो ये हो गया, इसमें संघ की बातें रखी गई है। आर्टिकल 2 देखते हैं, आर्टिकल 2 में क्या है। आर्टिकल 2 कहता है, अनुच्छेद 2 कहता है कि अनुच्छेद 2 संसद को, पार्लियामेंट को ये पावर देता है, शक्ति देता है कि आप संघ में नए राज्यों की स्थापना कर सकते हैं या नए राज्यों के प्रवेश को मान्यता दे सकते हैं, नए राज्यों का गठन कर सकते हैं। इसी आधार पे 35वें संविधान संशोधन 35th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में जो सिक्किम था उसको पहले अधिराज्य का दर्जा या संघ राज्य का दर्जा दिया गया, और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1975 में सिक्किम को जो है भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया 22वें राज्य के रूप में। तो आर्टिकल 2 कहता है कि नए राज्यों के प्रवेश व गठन से संबंधित संसद को प्राप्त शक्ति, ठीक है। आर्टिकल 3 की बात करते हैं। आर्टिकल 3 कहता है, ये भी संसद को ये शक्ति देता है, पावर देता है कि जो नए राज्यों के प्रवेश और गठन के साथ साथ ये राज्यों के नामों में, उनके क्षेत्रों में, उनकी सीमाओं में परिवर्तन की शक्ति संसद इसको देता है। लेकिन ये पावर आएंगे कहाँ, ये नाम जो चेंज किए जाएंगे, क्षेत्र में परिवर्तन किए जाएंगे, सीमाओं में परिवर्तन किए जाएंगे, या 2 से अधिक राज्यों को मिला के एक या किसी एक राज्य में से थोड़ा सा पार्ट, जैसे आंध्र प्रदेश से थोड़ा सा पार्ट निकाल के तेलंगाना बना दिया गया आर्टिकल 3 के तहत, तो ये कैसे होंगे, ये संसद करेगा लेकिन राष्ट्रपति की सिफारिश पे। इसमें ध्यान दीजिएगा कि नामों में, सीमाओं में परिवर्तन होगा, क्षेत्रों में परिवर्तन होगा, लेकिन राष्ट्रपति की सिफारिश पे। अगर राष्ट्रपति की सिफारिश नहीं हो रही है तो ये जान लीजिए कि ये काम नहीं हो सकता है। तो राष्ट्रपति जिस भी राज्य के क्षेत्र, नामों, सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित सिफारिश करेगा, संसद या राष्ट्रपति उससे संबंधित बिल उस राज्य के विधानमंडल में भेजेगा। जैसे आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना को बनाया गया तो तेलंगाना
के बनाने से संबंधित जो भी संस्तुतियां थी, जो भी सिफारिशें थी राष्ट्रपति की, वो आंध्र प्रदेश के विधानमंडल में भेजा गया। यहाँ एक चीजें ध्यान देने वाली है कि उस राज्य का विधानमंडल, जैसे आंध्र प्रदेश का विधानमंडल, ये अगर संस्तुति स्वीकृति दे और ना दे, इससे कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब हमारी संसद साधारण बहुमत के माध्यम से राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है, सिर्फ साधारण बहुमत से। किसी भी राज्य विधानमंडल में वो भेजा जाता है कुछ संशोधन के लिए, उनके जो भी अपने संशोधन होंगे, जो भी बातें होंगे वो रख सकते हैं, लेकिन संसद उसके लिए बाध्य नहीं है। यहाँ ये चीज ध्यान देने वाली है। और कौन से बहुमत से? साधारण बहुमत से। अब आर्टिकल 4 आता है। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 के तहत जब राज्यों के गठन, प्रवेश, उनकी नामों सीमाओं से संबंधित जो भी प्रावधान है, वो आर्टिकल 4 के तहत संविधान संशोधन के रूप में नहीं आएंगे। आर्टिकल 4 यही कहता है कि आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 के तहत जो भी राज्य बनाए गए हैं, प्रवेश होगा, उनका गठन होगा या उनकी सीमाओं में, क्षेत्रों में, नामों में परिवर्तन किया जाएगा, वो संविधान के संशोधन के अधीन नहीं होंगे, संशोधन के अधीन नहीं होंगे, अधीन नहीं होंगे। अब यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है, एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास और उसमें कहा गया था कि जब आर्टिकल 4 के तहत 2 और 3 के तहत किसी भी नए राज्य को प्रवेश करना, सीमाओं में, क्षेत्रों में, नामों में परिवर्तन की जो शक्ति है वो साधारण है, संशोधन नहीं है, तो क्या हम मतलब भारत अपने किसी राज्य को विदेशी राज्य को सौंप सकता है, किसी क्षेत्र को विदेशी राज्य को दे सकता है? इस इशू पे सुप्रीम कोर्ट ने एक वो दिया, अपना जजमेंट दिया। उस जजमेंट में क्या कहा गया कि जब भारत अपने किसी राज्य क्षेत्र को किसी विदेशी देश को देता है तो वो संविधान संशोधन अधिनियम के, संविधान संशोधन के तहत आएगा, मतलब आर्टिकल 368 के तहत संशोधनीय होगा। जैसे एक बेरूबाड़ी एक क्षेत्र था, वो आज के बांग्लादेश में पड़ता है, तो उस समय पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र था, बंगाल में पड़ता था, तो वो वो जो है पाकिस्तान को, पूर्वी पाकिस्तान को हस्तांतरित करने के लिए उसी के संबंध में ये वाद आया था। तो जो है वहां पे 9वें संविधान संशोधन अधिनियम, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं आप दे सकते हैं लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा, तो वहां 9th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 9वें संविधान संशोधन द्वारा 1960 द्वारा बेरूबाड़ी को जो है पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया। तो कहने का मतलब यह है, और 2015 में जो 100वां अमेंडमेंट हुआ था उसमें बांग्लादेश को भारत सरकार ने कुछ क्षेत्र जो है अमेंडमेंट के द्वारा उनको सौंप दिए गए। तो कहने का मतलब यही है कि अगर भारत किसी भी अपने किसी राज्य क्षेत्र को विदेशी राज्य को देगा तो संविधान में संशोधन करके ही देगा। इसके लिए बेरूबाड़ी का जो है वाद है वो देख सकते हैं आप। अभी 2015 में 4 साल पहले, 5 साल पहले जो बांग्लादेश को दिया गया वो देख सकते हैं आप। और अगर आंतरिक नामों में, आंतरिक राज्य के नामों में, क्षेत्रों में, सीमाओं में परिवर्तन करता है तो वो साधारण बहुमत के माध्यम से होगा। ये तो था संवैधानिक प्रावधान। आप देख लें उसमें क्या क्या चीजें संविधान निर्माताओं ने रखी है। अब जब संविधान निर्माताओं ने ये बातें रखी तो इससे संबंधित राज्यों के गठन से संबंधित कुछ बातें आई, ठीक है। उस समय भाषा के आधार पर राज्यों के, अलग राज्यों के गठन की मांग उठने लगी थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या कह सकते हैं भारत सरकार ने, जून 1948 में, जून 1948 में एक एसके धर समिति का गठन किया जो भाषाई, इसको कहते हैं भाषाई प्रांत आयोग थी या भाषाई प्रांत समिति थी। भाषाई प्रांत समिति का भारत सरकार ने जून 1948 में जो है गठन किया। एसके धर कौन थे? ये 4 सदस्यीय थी,
4 सदस्य थी। एसके धर कौन थे? एसके धर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो है रिटायर्ड जज थे। इनका पूरा नाम था श्याम कृष्ण धर। इनकी अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। उस समिति ने क्या किया कि दिसंबर 1948 में ही अपनी रिपोर्ट दे दी, ठीक है। और उस रिपोर्ट में कहा कि जो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात चल रही है, इस समिति ने उसको नकार दिया। समिति ने कहा नहीं, भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक आधार पे, वित्तीय आधार पे या भौगोलिक आधार पे राज्यों के गठन होनी चाहिए। इस रिपोर्ट पे जब ये रिपोर्ट आई तो भारत में बहुत असंतोष फैल गया, अराजकता फैल गई, बहुत सारे मारकाट शुरू हो गए। इसी दौरान जो है दिसंबर में ही 10 दिसंबर के आसपास, दिसंबर में ही 1948 में एक जेवीपी समिति गठित की गई। ये भी भाषाई प्रांत जो है समिति थी। जेवीपी, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। इनकी 3 लोगों की अध्यक्षता में ये जो है समिति गठित की गई। और इस समिति ने जो है 1 अप्रैल 1949 को, ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल, फैक्ट बहुत जरूरी है, मैं फैक्ट इसीलिए दे रहा हूं कि जून में एसके धर समिति गठित होती है, दिसंबर में अपनी रिपोर्ट सौंपती है और 10 दिसंबर 1948 को जेवीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे है जवाहरलाल नेहरू, वो उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वल्लभ भाई पटेल देश के प्रथम मुख्यमंत्री, और पट्टाभी सीतारमैया, ये ध्यान दीजिएगा, ये 3 जो जेवीपी, इनकी अध्यक्षता, इनकी समिति गठित की गई, ठीक है। 1 अप्रैल 1949 को इन्होंने अपनी सिफारिश दी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और इन्होंने भी एसके धर की ही समिति की तरह इन्होंने भी कहा कि भाषा के आधार पे हम जो है राज्यों का पुनर्गठन नहीं कर सकते हैं। जब इनकी ये रिपोर्ट आई तो इनकी रिपोर्ट के बाद बवाल और बढ़ गया, अराजकता और बढ़ गई। तो तेलुगु भाषी जो थे और तमिल भाषी थे, वो दोनों जो है भाषा के आधार पे राज्यों के अलग राज्य की मांग करने लगे। उस दौरान क्या था, एक कुछ सालों बाद, लगभग 2 सालों बाद, एक गांधीवादी नेता थे, उनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु, आंध्र प्रदेश के थे। उन्होंने कहा कि तेलुगु भाषा के आधार पे जो है हमें अलग राज्य की मांग चाहिए। उस समय मद्रास राज्य में ही आंध्र प्रदेश आया करता था, मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो 1952 में कह सकते हैं 15 दिसंबर 56 दिनों का अनशन किए, आमरण अनशन, 56 दिनों का आमरण अनशन किया। किसने किया? गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामुलु, नाम याद रखिएगा। पोट्टी श्री रामुलु ने 56 दिनों का आमरण अनशन किया। और किस लिए अनशन किया? कि तेलुगु भाषा के आधार पे जो है आंध्र प्रदेश को अलग दर्जा दिया जाए। और 15 दिसंबर 1952 को इनकी अनशन के दौरान ही मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हो गई तो उस समय लगभग कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार के लिए या किसी कार्य के लिए जवाहरलाल नेहरू उस एरिया साउथ में गए हुए थे। उस समय उनके ही मंच पे जब वो भाषण दे रहे थे तो किसी ने जो है पत्थर मारा और उनको चोट लगी। तो उनको ये एहसास हुआ कि इस समय यहाँ जनता का गुस्सा बहुत हाई है। तो वो जब आए तो उन्होंने क्या किया कि इनकी मांग के आधार पे 1 अक्टूबर, ये लगभग एक ही साल में 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पे पहला राज्य गठित होने वाला कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ये ध्यान दीजिए, सवाल बनता है कि भाषा के आधार पे पहला राज्य कौन गठित हुआ था? तो तेलुगु भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश को जो है पहला राज्य गठित किया गया। कब किया गया? 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, इस तरीके से जो है राज्यों के गठन से संबंधित समितियां बनी। तो ये शुरू हो गया सिलसिला भाषा के आधार पे। जब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया तो ये महसूस किया जाने लगा और देश में ये होने भी लगा कि अब जो है भाषा के आधार पे राज्यों का गठन समय की मांग है।
जैसे मुंबई प्रेसिडेंसी में आज का गुजरात आता था तो गुजराती भाषी के लिए अलग से गुजरात, असम में नागालैंड आता था तो असम से अलग करके नागावासियों के लिए नागालैंड, उसके बाद धीरे धीरे जैसे पंजाब से हिंदी भाषियों को अलग करके हरियाणा, इसी तरीके से चीजें चलती रही। 1954 में जो पांडिचेरी फ्रांसीसी उपनिवेश होता था, फ्रांसीसी कॉलोनियल था, उसको जो है समझौते के आधार पे पांडिचेरी को भारत में मिला लिया गया और एक तरीके से कह सकते हैं सन 1962 में 1962 में उसको संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया। वहीं गोवा और दमन दीव को जो है 1968 में सैनिक कार्रवाई द्वारा पुर्तगालियों से वापस लिया गया था। ठीक है, अब आगे आइए देखते हैं आगे इस क्षेत्र में क्या हुआ। जब आंध्र प्रदेश गठित हो गया तो भाषा के आधार पर फिर से मांग उठने लगी, तो भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम या राज्य पुनर्गठन आयोग या समिति का गठन किया 1955 में फजल अली की अध्यक्षता में। उसके 3 सदस्य थे, एक फजल अली अध्यक्ष थे, एक कन्हैयालाल मानिकराम मुंशी के.एम. मुंशी उसके सदस्य थे और एक हृदयनाथ कुंजरू H.N. कुंजरू भी उसके सदस्य थे। तो यहाँ पे देखिएगा 3 सदस्य जो थी राज्य पुनर्गठन समिति का जो है गठन किया गया। 1953 में 1950 जब ये अक्टूबर में गठित हो गया आंध्र प्रदेश, तो 1953 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग बना, राज्य पुनर्गठन आयोग। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना। कौन थे इसके अध्यक्ष? फजल अली इसके अध्यक्ष थे और 2 और सदस्य थे इसमें। कौन कौन से? एक के.एम. मुंशी थे, कन्हैयालाल माणिकराम मुंशी थे, प्रारूप समिति के भी सदस्य थे, और एक H.N. कुंजरू हृदयनाथ कुंजरू थे, हृदयनाथ कुंजरू थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी? इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो थी 1955 कह सकते हैं दिसंबर का दिसंबर का महीना ही कह सकते हैं, 1955 30 दिसंबर 1955 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी और इन्होंने क्या कहा कि 16 राज्य और 4 केंद्र शासित या 6 केंद्र शासित प्रदेशों में इन्होंने बात कही थी कि इनका कहना यह था कि 16 राज्य, इनकी सिफारिश में 16 राज्य थे और शायद 3 केंद्र शासित 3 यूनियन टेरिटरीज की इन्होंने बातें कही। इनकी ही जो है रिकमेंड, इन्हीं की सिफारिश पे भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया 1956। राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने पारित कर दिया। इनकी तो ये मांग थी कि 16 राज्य बनाए जाए, 3 यूनियन टेरिटरी। उस समय जो भाग क ख ग घ में 4 भागों में राज्य बांटे गए थे। क में जो ब्रिटिश प्रांत के जो गवर्नर थे उनका शासन हुआ था, ख में जो थे शाही शासन मतलब रियासतों के शासन, राज्य विधानमंडल का शासन हुआ था, भाग ग वाले में जो होता था चीफ कमिश्नरी का जो शासन था वो वाले क्षेत्र आते थे, और भाग घ में जो था एक केंद्र शासित प्रदेश या अंडमान निकोबार को सिर्फ रखा गया था। तो उसको काट के इन्होंने 16 राज्य 3 संघ शासित प्रदेश की मांग की बात की, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भारत सरकार ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। कितने? 14 राज्य, यहां देखिएगा 14 राज्य और जो है 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 यूनियन टेरिटरीज का निर्माण कर दिया गया। ठीक है, तो भाषा के आधार पर पहला तो राज्य बन गया अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश। अब उसके बाद जब ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया तो उसके बाद राज्यों के बनने का सिलसिला शुरू हुआ। तो यहाँ पे राज्यों का हम क्रम लिख रहे हैं, जहां से ये सवाल हमेशा बनता रहा है कि कौन से राज्य कब गठित हुए, कौन से नंबर पे क्या है, सारी चीजें हम यहाँ आपको जो है बताते हैं। तो वर्ष 1953 में जो था आंध्र प्रदेश जब बना
तो उसके बाद सिलसिला शुरू होता है 15वें राज्य के रूप में गुजरात बनता है 1960 में। बंबई प्रेसिडेंसी से अलग होके, उस समय महाराष्ट्र नहीं था, बंबई प्रेसिडेंसी से अलग होके गुजरात बना, तो मुंबई को नाम दे दिया गया महाराष्ट्र। ठीक है, तो 15वां राज्य कौन था हमारा? गुजरात, 1960 में बना। फिर जो है नागालैंड बना, असम से हटके, असम को काटा गया और 16वां राज्य जो है बनाया गया नागालैंड को 1963 में। ठीक है, फिर 17वां राज्य बनाया गया पंजाब से हिंदी भाषी वालों को काट के हरियाणा को बनाया गया 1966 में। उसी दौरान सॉरी चंडीगढ़ को जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था। फिर जो है 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश बना, 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश बना। ठीक है, ये आपका 1971 में बना था। 1971 में जो है हिमाचल राज्य को बनाया गया। फिर 1972 में 19, 20, 21 तीन राज्य बने, 19वां, 20वां और 21वां। कौन कौन से? असम को काट के जो है आपको मेघालय बनाया गया। ठीक है, और उसके बाद त्रिपुरा और मणिपुर। असम को काट के मेघालय, असम को 1969 में ही असम को काट के मेघालय को उपराज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन 1972 में जो है 19वें राज्य के रूप में मेघालय को पूर्ण दर्जा दिया गया। फिर 20वां राज्य आपका मणिपुर बना 1972 में ही। फिर 21वां राज्य आपका त्रिपुरा बना 1972 में। 1972 लगभग जनवरी का वक्त था, जनवरी में ही जनवरी में ही आपका मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा बनते हैं। 22वें राज्य के रूप में आप देख सकते हैं, यहां पे लिखते हैं 22वां राज्य आपका सिक्किम बना 1976 में। 22वां राज्य सिक्किम 1976 में बना। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उसको आर्टिकल 2 के तहत भारत का उपराज्य बना लिया गया था, संघ राज्य। फिर पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। फिर 23वें राज्य के रूप में आपका मिजोरम, 24वां अरुणाचल प्रदेश और 25वां गोवा जो है बनता है। और 1987 का जो है ये वक्त था। 23वां राज्य, 24वां राज्य, 25वां राज्य, ये जो है 1987 में बनते हैं। 1987 में गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो यहां ये देख सकते हैं। उसके बाद जो है 26वां राज्य, 27वां राज्य, 28वां राज्य जो है आपका छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड के रूप में आता है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर जो है 2000 को बना गया 26वें राज्य के रूप में। फिर 9 नवंबर 2000 में 9 नवंबर उत्तराखंड को बनाया गया यूपी से काट के। फिर बिहार से काट के जो दक्षिणी बिहार कहा जाता था झारखंड, 15 नवंबर को झारखंड बनाया जाता है। तो यहां लिख देते हैं 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़ 2000 1 नवंबर। ठीक, उसके बाद 27वां राज्य आपका बना उत्तराखंड 9 नवंबर 2000। फिर आपका जो है 28वां राज्य बना झारखंड, जेएच इसको कहते हैं शॉर्ट नेम, 15 नवंबर सन 2000। अभी उसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी बधाइयां संदेश भेजा था इन राज्यों को। इसके बाद आंध्र प्रदेश को फिर से काटा गया और 2 जून सन 2014 में आपका तेलंगाना बनता है। 2 जून 2014 में तेलंगाना बना। तेलंगाना बना 29वें राज्य के रूप में। अब पिछले साल की बात करते हैं।
वर्तमान में हमारा कितना राज्य है? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये हमने आपको पहले भी क्लास में बताया, आर्टिकल 1 पढ़ा रहे थे तब भी आपको बताया। अभी हम आपको 29वें राज्य तक ले आए। अब 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसा हुआ? जम्मू कश्मीर को लेके 29वें राज्य तक रूप में था, लेकिन 2019 का जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है, जिसे एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यूनिटी डे के रूप में, तो 31 जो है अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को कम करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख, JNK प्लस लद्दाख के रूप में 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस हिसाब से 29 में से एक राज्य घट गया, 28 राज्य हो गया, और संघ शासित प्रदेश जो हमारे 7 थे वो बढ़ के 9 हो गए। 9 कैसे? एक जम्मू कश्मीर बन गया और एक लद्दाख बन गया 31 अक्टूबर 2019 को। लेकिन जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 239 की आर्टिकल 239A या क के आधार पे विधानमंडल जो है, विधानसभा इसको दिया गया। लेकिन लद्दाख को आर्टिकल 239 के तहत सिर्फ और सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश बना के रखा गया। फिर दिसंबर 2019 में ही दादरा नागर हवेली और प्लस दमन दीव को जो है एक कर दिया गया और एक केंद्र शासित, पहले अलग अलग थे, अब एक केंद्र शासित बना दिया गया। और कह सकते हैं 26 जनवरी 2020 इसी साल दादरा नागर हवेली और दमन दीव को एक करके अब एक केंद्र शासित हो गया। दादरा नागर हवेली प्लस दमन दीव अब एक हो गया। तो टोटल भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 28 और यूनियन टेरिटरीज केंद्र राज्यों की संख्या 8। 29 था, 29 राज्य थे। जम्मू कश्मीर को जब तोड़ा गया तो 28 राज्य हो गए, और जब जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना तो 7 केंद्र शासित से 9 हो गए। ठीक है। लेकिन जब जनवरी 2020 में दमन दीव दादरा नगर हवेली को एक कर दिया गया तो 9 में से 1 कम हो गया, 8 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो इस हिसाब से जो है वर्तमान में आज के समय में जो है, आज हमारा 28 नवंबर 2020 के डेट में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। NTPC में आपका सवाल जरूर पूछे गए यहाँ पे। तो ये तो था हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उससे संबंधित जो भी बातें थी, जो भी प्रावधान थे, संवैधानिक प्रावधान क्या थे, आपके राज्यों के गठन से संबंधित बातें क्या थी, राज्यों का क्रम क्या था। अब क्षेत्रीय परिषद जो बचता है, तो वक्त की कमी है, जैसा कि हम क्लास को बहुत बड़ा नहीं करना चाहते, तो क्षेत्रीय परिषदों के बारे में आपको हम कल के लेक्चर में इसको बताएंगे। और उसी के साथ हमारा पार्ट 2 आर्टिकल 5 से 11 तक जो है सिटीजनशिप की बातें, नागरिकता की बातें आती हैं। नागरिकता कितने प्रकार से दी जाती है, उसका संवैधानिक प्रावधान क्या है। अभी हाल ही में जो नागरिकता संशोधन बिल आया है, थोड़ा सा उस पर हम भी प्रकाश डालेंगे कि वो चीजें क्या थी। और इन सबसे संबंधित जो भी सवाल है, जो भी प्रैक्टिस सेट है, या तो एक बार एक लेक्चर पूरा करने के बाद फिर उसको प्रैक्टिस सेट कराएं जैसा अभी करा रहे थे, या फिर लास्ट में ही आपके एग्जाम के कुछ दिनों पहले ही पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व करा दें। तो लेक्चर जब आपको अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ कोई भी चीज छूटने न पाए। अगर आपको इससे संबंधित कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। चलिए आज इसी के साथ हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।